Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1 of Block 4 MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. इस यूनिट को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे. सेकेंड पार्ट आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा, बाकी इट्स ईजी. So let us start with first part of this unit 1, teaching and training for counseling. So सबसे पहले हम ये जानेंगे कि काउंसलिंग में क्या किनको चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है, और आपको जब आप एज अ काउंसलर काम कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसंट्रेट ओवर देयर. सो इंट्रोडक्शन में ये बताते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कभी ना कभी अलग अलग टाइम पे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है. कभी कभी जो काउंसलर होते हैं उनको खुद को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है स्ट्रेस से रिलीफ होने के लिए. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सुनते हैं तो आप खुद एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं. कुछ ग्रीफ काउंसलिंग कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें आप सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो लोगों की सफरिंग को सुन सुन के काउंसलर की कंडीशन भी स्ट्रेसफुल हो जाती है. सो उसके लिए भी हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है. सो बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ हम काउंसलिंग देते हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपसी लड़ाई झगड़ा या रिलेशनशिप्स में जो इश्यूज आ जाते हैं, या आप फैमिली मेम्बर्स के साथ इश्यूज आ जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों पे हमें काउंसलिंग देना पड़ जाता है. या फिर कई बारी क्या होता है, आपके पास जो क्लाइंट आएंगे उनमें पुअर डिसीजन मेकिंग होगा, वो डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है. सो आपको उनको गाइड करना पड़ता है. पुअर जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब कर तो रहे हैं लेकिन खुश नहीं है अपने काम से, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा अपने काम से, तब आपको उनकी काउंसलिंग करनी होती है. लेस इमोशनल मैच्योरिटी अमंग इंडिविजुअल्स, लोग इमोशनली वीक होते हैं जनरली. जब आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं तो आप इमोशनली वीक हो जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाते जानते हुए भी सही क्या है. तब काउंसलर वहाँ आपकी रैशनली थिंक करके हेल्प करता है. सो इसकी जो डिमांड जब बढ़ जाती है किसी चीज़ की और रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो काउंसलर्स हेल्प. सो स्कूल्स में तो आपने देखा है काउंसलर्स होते हैं स्कूल्स में बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए. इवन आजकल तो कंपनीज भी ईएपी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे मैं भी ईएपी काउंसलर की तरह काम कर रही हूँ. सो ऑन साइट पे. सो वहाँ पे भी हम एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ लाइफ से अफेक्टेड हैं कहीं ना कहीं. सो इस तरह की हम काउंसलिंग करते रहते हैं. सो ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, एंड कैसे उनको काउंसलिंग हेल्प करेगी फिजिकली एंड मेंटली. सो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ किसी भी इंडिविजुअल की पॉजिटिवली सही हो जाती है, पॉजिटिवली अफेक्ट होती है जब वो काउंसलिंग करवाते हैं. सो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना ही नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि उन एक टैबू है कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास गए या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास गए तो लोग हमें जज करेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी. तो वो उसको बोलते हैं सोशल टैबू, कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ज़्यादा परेशान रहना. नाउ कमिंग टू बिफोर स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग, ये एग्जाम में आता है, जहाँ पे भी आपको पिंक हाईलाइट मिलता है यानी कि एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा. सो इसमें क्या बता रहे हैं, कुछ फैक्टर्स जो बहुत नेसेसरी हैं जब भी आप जब क्लाइंट एंड काउंसलर पास में आते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं. क्लाइंट मतलब जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलर तो आप जानते ही हैं. सब जब ये आपस में आते हैं तो काउंसलर को किन पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में है, जैसे कि कल्चर एंड रेस. जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो वो एक ही कल्चर से बिलोंग नहीं करता, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है. कल्चर अब सबके कल्चर अलग है, मतलब साउथ में आप देखें, साउथ इंडिया में देखें, उनके अपने त्यौहार हैं, अपने तरीके के वो बिलीफ रखते हैं. आप नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में अलग होगा, ईस्ट इंडिया में अलग होगा, वेस्टर्न इंडिया में अलग होगा, सेंट्रल इंडिया में अलग होगा. तो सबके अपने अपने कल्चर्स हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ को पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है. तो सब जो भी आपके पास क्लाइंट आता है वो कहीं से भी हो सकता है ना, दूसरी कंट्री से भी हो सकता है, और उनके अपने कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम होता है. सो बहुत ज़रूरी है जब काउंसलर इनसे इंटरेक्ट करता है तो उस चीज़ पे फोकस करे
और उनके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें, उनके कल्चर के बारे में, उनकी बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं उसके बारे में। सो दैट आप उसको किसी तरह से हर्ट ना करें। तो जभी भी आपके पास कोई पर्टिकुलर कल्चर का पर्सन आ रहा है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर फ्रॉम देम इटसेल्फ। और अगर आप स्टडी कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। और इसके ये भी देखना है आपको कि क्या उनके कल्चर की वजह से कहीं उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट तो नहीं हो रही, क्या या उनका कल्चर उनके लिए बेनिफिशियल है। तो वो दोनों चीज़ें, बेनिफिट्स क्या हैं उनके कल्चर के और ड्रॉबैक्स क्या हैं, उनको आपको एनालाइज करना होगा। एंड आपकी लैंग्वेज इस तरह से यूज़ करना है कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। उनकी पॉजिटिव ग्रोथ के लिए उनके कल्चर को आपको यूज़ करना है, लेकिन कभी इंसल्ट नहीं करनी है। सेम विद रेस एंड कल्चर अलग है। ये जो दो पैराग्राफ है कल्चर के ऊपर है, ये वाला नीचे वाला पैराग्राफ वो रेस के ऊपर है। रेस तो आप समझते हैं, है ना, कि हम अलग अलग, जैसे एशियन रेस होती है, देन अमेरिकन रेस होती है, लाइक दैट, कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करें, कहाँ से आप आ रहे हैं, वो रेस होती है। तो रेस के बारे में जानना भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट आप डिस्क्रिमिनेट ना करें अपने क्लाइंट को। आप कुछ ऐसा ना बोल दें जहाँ पे उस चीज़ को लेकर वो हर्ट हो जाए। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो पर्टिकुलर रेस के लोग बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप चाइनीज़ कम्युनिटी को देखें तो उनको देख के ही आप पहचान जाते हैं, अरे ये चाइना से बिलोंग करते होंगे, है ना। सो ऐसे ही साउथ अफ्रीका से जो लोग आते हैं उनके हेयर एंड स्किन कलर को देख के आप एंड फेशियल फीचर्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उस रेस से बिलोंग करते होंगे, है ना। तो ये जो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ऐसे ही एशियंस की हाइट थोड़ी छोटी होती है ना, कंपैरेटिवली अगर आप अमेरिकन से कंपेयर करें तो हमारी जो फिजिक होती है, बॉडी मेकअप, वो डिफरेंट होता है। सो आपको आइडिया तो लग ही जाता है दूर से इंसान को देख के कि ये कौन सी रेस के हैं। सो बट आपको उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है इस चीज़ को लेकर, आपको बस सेंसिटिव रहना है कि कोई आप ऐसी चीज़ ना बोल दे जो उसको हर्ट कर जाए। तो आपको डेलिकेटली डील करना है ऐसे लोगों से। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है वो है सोशल स्टेटस। लोग अलग अलग सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि मिडिल लोअर क्लास होती है, लोअर मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, देन अपर क्लास, है ना। इस तरह से कैटेगराइजेशन है डिपेंडिंग अपॉन कितना वो अर्न करते हैं, उनका पैसे का कितना मतलब वेल्थ कितनी है उसके बेसिस पे, एंड किस लोकेलिटी में रहते हैं। तो आपको सेशन के टाइम पे जितने भी आप सेशंस लेंगे वो डिपेंड करेगा कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कितना है। जो थोड़े पुअर फैमिली से हैं आप कम सेशन में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो अच्छे बैकग्राउंड से हैं तो आप उनको ज़्यादा सेशंस में हेल्प कर सकते हैं, है ना। सो आपको ये डिसाइड करना होगा कि किसकी किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। उनका लैंग्वेज, इनकम कितनी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस कैसा है, ये भी आपको देखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उनको जो काउंसलर है उसकी तरफ से कोई भी ऐसी वर्बल या नॉन वर्बल जेस्चर नहीं, वर्बल मतलब बोल के, नॉन वर्बल मतलब बॉडी मूवमेंट से, ऐसा आपको कोई जेस्चर शो नहीं करना है काउंसलिंग सेशन में जहाँ पे आपके क्लाइंट को ऐसा महसूस हो कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या आप उसको इस तरह से डील कर रहे हैं जो उसके लिए बेइज्जती वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट इज़ डेमोग्राफिक एंड पर्सनल डाटा। आपको सारे डिटेल्स उसके लेने होंगे। डेमोग्राफिक मतलब कि एज और फैमिली स्ट्रक्चर एंड ऑल। सो डेली रूटीन, पर्सनल डाटा के बारे में, डेली रूटीन, उसकी हैबिट्स क्या हैं, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फैमिली बैकग्राउंड तो मैंने बता ही दिया था। और उसकी लाइफ में और कौन से सिग्निफिकेंट लोग हैं, एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज़ मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डेटिंग है, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, विडो है, या लिव इन पार्टनर में है, या फिर रीमैरिज के बारे में सोच रहा है। सो वो सारे मैरिटल स्टेटस में होते हैं, मतलब रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। नेक्स्ट इज सेक्स ओरिएंटेशन। सेक्स ओरिएंटेशन मतलब हेटेरोसेक्सुअल है या होमोसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। काउंसलर, चाहे वो काउंसलर का बिलीफ सिस्टम को बीच में नहीं लाना है। आप क्या बिलीव करते हैं, आप होमोसेक्सुअल हैं और आप होमोसेक्सुअलिटी को फेवर करते हैं, बाकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को फेवर नहीं करते हैं, तो भी आपको इसमें इंटरफेयर नहीं करना। यू शुड बी एम्पैथेटिक, जो भी उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, इस पे आपको ध्यान रखना है। और उनके सेक्स प्रेफरेंसेस क्या हैं, इससे आपको जज नहीं करना अपने क्लाइंट को, आपको सिर्फ उनकी प्रेफरेंसेस सुननी है। नेक्स्ट इज़ एज।
अगर बच्चा है तो उसकी काउंसलिंग अलग तरीके से होती है, एडल्ट होता है तो उसकी काउंसलिंग अलग तरीके से होती है। तो एडल्ट्स जो होते हैं वो जनरली देखे गए हैं कि बहुत रिजिड होते हैं, जल्दी से कुछ चीज़ चेंज नहीं करते अपनी लाइफ में। एडोलेसेंट्स जो हैं उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनमें बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो थोड़े से वो भी कुछ हद तक अलग-अलग कैटेगरी के आपको मिलेंगे। कुछ बहुत स्टबर्न होंगे जो बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहते। कुछ ऐसे होंगे जो आप जो बोलोगे वो मान जाएँगे क्योंकि वो सेल्फ एस्टीम फ़ील करते हैं। सो आपको तरह-तरह के क्लाइंट मिलेंगे जो आपको उनकी से बातचीत करके आपको आइडिया लग जाता है कि वो किस लेवल पे सोचते हैं और कितना चेंज होना चाहते हैं। सो और जब तक वो चेंज नहीं होंगे तब तक इम्प्रूवमेंट का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। आपके पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं या फिर फिज़िकली चैलेंज्ड है। सो उनकी थिंकिंग भी इस वजह से अफेक्टेड होता है। हो सकता है उनका लो सेल्फ एस्टीम हो इस वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके पास जो आते हैं उनका ब्रिंगिंग अप कैसी हुई है, किस किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे उनका थिंकिंग आपको दिख जाएगी। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनके साथ एम्पैथेटिक रहें, उनको फुल एक्सेप्टेंस दिखाएँ, आप उनको पिटी ना शो करें, सिम्पैथी ना शो करें। आप उनके साथ एम्पैथेटिक रहें, रिस्पेक्टफुल रहें और उनकी डिसेबिलिटी के साथ उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस तरह से आपको होना है। आपको जेन्युइन रहना है उनके साथ। और उसके अकॉर्डिंगली उनकी काउंसलिंग करना है। नेक्स्ट इज़ रिलीजन और फिलॉसफी। अगेन काउंसलर जो है वो क्लाइंट का रिलीजियस बिलीफ क्या है, उसके ऊपर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो उनकी स्पिरिचुअल और फिजियोलॉजिकल जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग किस तरह की है, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्या वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं या उनका रिलीजन क्या है, और उनके जो भी सेंटिमेंट्स हैं किसी भी तरह के रिलीजन से रिलेटेड, आप उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही उसको किसी तरह से हर्ट करेंगे उसके रिलीजन के बारे में कुछ बोलकर, क्योंकि काउंसलर को क्लाइंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करना होगा। क्लाइंट नहीं करेगा आपके अकॉर्डिंगली, आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंगली करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्लाइंट तभी आपकी बात समझेगा जो आप बोल रहे हैं, जब आप उसको रेस्पेक्ट करेंगे उसके बिलीफ को। नाउ कमिंग टू जेंडर रोल आइडेंटिटी। पर्सन का जो बिहेवियर, थॉट और फीलिंग और एक्शंस है, वो उसके जेंडर को अफेक्ट करते हैं। लाइक अगर कोई गर्ल है तो उसकी फीलिंग भी गर्लिश होती है ना, थोड़ी इमोशनल होती है, थोड़ा इस तरह से सोचती है जो जिस तरह से ज़्यादातर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग सोचते हैं। ऐसे ही मस्कुलाइन जो होते हैं, जो मेन होते हैं, वो उनकी फीलिंग और थॉट प्रोसेस किस तरह से होता है, जनरली वो एग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं। सो स्टेमिना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जेंडर के अकॉर्डिंगली होती है। ये कोई सोसाइटी सेट नहीं करती, वो बायोलॉजिकल मेकअप ही उनका ऐसा होता है, हार्मोनल सिक्रीशंस ही ऐसे होते हैं कि उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उस तरह की हो जाती है। बट कभी-कभी क्या होता है, लोगों की फीलिंग कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं उनके जेंडर से। मतलब मेल बॉडी तो है, लेकिन उनका जो फीलिंग्स है वो कुछ-कुछ टुवर्ड्स फीमेल, जैसे फीमेल्स की जिस तरह से होती है फीलिंग उस तरह से। ऐसे ही अगर फीमेल बॉडी है और वो मेल फीलिंग कैरी करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेल होना चाहिए था, मेरी बॉडी तो ऐसी हो गई लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं एक मैन हूँ। सो इस तरह की टेंडेंसीज़ भी आपको आपके क्लाइंट्स में देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पे जेंडर के अकॉर्डिंगली वो बायोलॉजिकल मेकअप के अकॉर्डिंगली उनकी फीलिंग्स नहीं होती, उनके बिहेवियर नहीं होते, और वो हमेशा चाहते हैं कि उनको दूसरे जेंडर की तरह होना चाहिए था। ऐसे भी आपको क्लाइंट्स आएँगे आपके पास। सो आपको उनको बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। उनके जो रेजिस्टेंसेस होंगे उनको आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि वो आपके पास जब आए हैं और आपसे जब काउंसलिंग ले रहे हैं और वो आपके पास कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, तो आपको दूसरे काउंसलर के पास भी रिफ़र करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जहां हमने ये पता लगाया कि काउंसलिंग से पहले आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाई इस टॉपिक का नाम था बिफोर स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग, फैक्टर्स नेसेसरी टू कंट्रोल एज इट वुड मिनिमाइज द डिस्पैरिटी बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सो आपको ध्यान रखना होगा।
आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. बाय बाय.